हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीडीपी की क्लास। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 2012 में आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इससे पहले और 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या होता है। बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि आपको खुद से अपने माइंड में आंसर सोचना है। ठीक है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, खुद से माइंड में देखिए कि क्या कर सकते हैं आप। क्या बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया इसलिए ऐसा है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, और व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपकी शिक्षण व्यवस्था है, टीचिंग मेथड है, जो शिक्षण व्यवस्था है वो फेल हुई है, इसी वजह से बच्चा भी फेल हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या दे रखा है सेकंड नंबर में, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अधिगम क्या है आपका, अधिगम का मतलब सीखना होता है। ठीक है, तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके। रटना तो बिल्कुल मना किया जाता है। ठीक है, जो वैसी चीज़ है ना कि रट कर ये सब नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है कि अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर और परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो क्या करेंगे इसका आंसर भाई, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन होगा वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, बीजों का जो अंकुरण है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो इसकी सबसे प्रभावी पद्धति क्या है, विद्यार्थी द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। अब ये तो बीजों की अंकुरण की संकल्पना के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है, विद्यार्थियों के द्वारा पौधों के बीज बोना, फिर उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। कोई भी चीज़ है, बच्चा जब प्रैक्टिकल करेगा, स्वयं उसको देखेगा तभी तो होगा ना। चित्र बनाने से केवल नहीं हो सकता ना, चित्र दिखाने से भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्वयं उसको करके देखने से होगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं, समावेशी शिक्षा। भाई समावेशी शिक्षा जो है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में इसका आप क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग, सोचिए। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कक्षा में विविधता का उत्सव बताती है। मतलब कि कक्षा में अनेक तरह के विद्यार्थी हैं। ठीक है, विविधता वही हो जाएगी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी का मतलब है सभी तरह के बच्चे जो हैं वो एक साथ, विशेष बच्चे और सामान्य बच्चे, दोनों तरह के बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 5वें नंबर में क्या दे रखा है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब हो जाता है जो आपके एमसीक्यू नहीं होते हैं। एमसीक्यू में किसको रखते हैं, लघु उत्तर तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही मुक्त उत्तर होगा, ना ही निबंध। तो सत्य या असत्य, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्या करेंगे इसके लिए आप लोग आंसर, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है इसका तात्पर्य ये है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कार्य करें, सभी बच्चे एक साथ बैठें और अच्छे से बैठने की व्यवस्था, झगड़ने की व्यवस्था ना हो। ठीक है, तभी तो बच्चे अच्छे से प्रगति करेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 7 नंबर में, हाँ चलिए 7 नंबर में क्या दे रखा है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं
वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। वह क्यों चिंतित है भाई? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता और वैधता। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक शिक्षक जो है वो प्रश्न पत्र बनाएगा तो वो तभी चिंतित होगा जब संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में, मतलब वो प्रश्न पत्र जब बनाएगा तो उसको सारे चैप्टर से सभी जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रखने होते हैं, इसलिए शिक्षक जो होगा वो चिंतित है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं 8 नंबर में। इसमें क्या दिया है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है कि, जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है उसका क्या दृढ़ विश्वास है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये अप्रासंगिक है, और शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। चलिए तो इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, आंसर ये बताइए जरा। जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र होता है इसका अर्थ ये होगा कि जो शिक्षार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनके अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का विश्वास है कि जो शिक्षार्थी हैं उनके अनुभव प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं 9 नंबर में। तो 9 नंबर में क्या दिया हुआ है कि विद्यालय आधारित आकलन जो होता है मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर किया जाता है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो इसमें इन सब में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? विद्यालय आधारित जो भी आकलन है वो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? इस सिद्धांत पर कि जो बाह्य परीक्षक होंगे उनकी अपेक्षा जो स्वयं का शिक्षक है वो अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, है ना। जो खुद के शिक्षक होंगे अपने स्कूल के, वो अपने शिक्षार्थियों के बारे में बेहतर जानते हैं, तो वो अच्छा आकलन कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं 10 नंबर में। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, जो शिक्षार्थी हैं वो व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। देखिए कठोर अनुशासन तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी होगी। अब इन दोनों में देखिए आप क्या कर सकते हैं, जो नेगेटिव थॉट वो होते हैं थॉट्स की ऐसा करना चाहिए तो वो तो बिल्कुल ही गलत होते हैं, ठीक है। तो शिक्षार्थियों की जो व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं ये शिक्षक, अतः शिक्षक को सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, सीखने के कई तरीकों को, कई अनुभवों को शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 11 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है विकास। ये तो भाई विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो विकास के लिए आएगा कि सभी की जो विकास दर होती है ना वो कभी समान नहीं होती। जैसे जेनेटिक अगर हम देखें तो क्या सभी का विकास, कोई व्यक्ति लंबा होता है कोई छोटा होता है ना, तो सभी का विकास या किसी की हम माइंड की बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा लंबा सोच पाते हैं, कुछ यहीं तक सोच पाते हैं। तो विकास जो है वो वृद्धि से संबंधित नहीं है, विकास और वृद्धि दोनों अलग है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा विकास का सिद्धांत कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं 12 नंबर में। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो मानव का विकास है वो कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है बताइए जरा, इनमें से कौन सा कर सकते हैं आप, सोचिए। मानव विकास को
शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 13 नंबर है। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम जो है किस पर आधारित है? ठीक है, ये उपागम जो है आपका किस पर आधारित है बताइए। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन और अधिगम के सक्रिय अनुबंधन और ज्ञान के निर्माण। जो टीचर ने सिखाया तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, अपने पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ते हैं। तो ये पोषण की जो संकल्पना होती है, ये जो उपागम है, ये क्या कहलाता है? ये उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 14 जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण से रोता है? सामाजिक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता या संवेगात्मक दुश्चिंता। तो ऐसा इसलिए होता है, बच्चा जो है वो संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चा जो है वो रोने लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 15 नंबर में शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य। सामाजिकरण में से क्या तात्पर्य? शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण के अनुकूल समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। क्या हो सकता है? तो शिक्षा की बात की गई है। शिक्षा में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि सीटीपी में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हम 15 में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 15 हम अगली क्लास में करेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना, और इनसे आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनको हम पढ़कर अच्छे से कर सकते हैं ना, तो समझ कर पढ़ कर किए जा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिनका इस बार सीटेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।